नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 19 लेसन पढ़ रहे थे भोज्य पदार्थों में मिलावट। बच्चों, कल हमने पढ़ा था मिलावट किसे कहते हैं, मिलावट के प्रकार कौन कौन से हैं और मिलावट विभिन्न भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में मिलावटी पदार्थों का उपयोग करने से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, प्लस भोज्य पदार्थों में मिलावट से सुरक्षा के लिए हम कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो इनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों, कल हमने विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की मिलावट के बारे में अध्ययन किया था। देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की जो मिलावटी पदार्थ मिले होते हैं, इससे हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग करते हैं, तो इन दालों के अंदर भी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर मिलावट की जाती है। जैसे कि अरहर की दाल जो होती है, इसके अंदर केसरी रंग की दाल की मिलावट की जाती है। और ये केसरी दाल जो होती है, इसमें एक विषैला प्रकार का एमिनो एसिड्स पाया जाता है। ये एमिनो एसिड्स जो होता है, तो यदि हम जो दाल लाते हैं बाज़ार से, इस दाल को यदि हम उपयोग में लेने से पहले अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते या फिर 5 से 7 पानी से जब तक हम नहीं धोते, तब तक वो केमिकल्स इसके अंदर जो है वो बने रहते हैं। और फिर इस प्रकार की दाल का उपयोग करने से कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। और जैसे कि यहाँ पर चित्र के अंदर दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार की दालों का उपयोग करने से हम जो है लगभग पैरालिसिस जो है की शिकायत भी हमें हो सकती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस बच्चे के पाँव में पैरालिसिस हो गया है जो हमें दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को उपयोग में लेने से पहले हमें उन्हें अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए और अच्छी तरीके से केमिकल से फ्री करके फिर हमें उसे यूज़ करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, एक होता है हमारा एपिडेमिक ड्रॉप्सी। एपिडेमिक ड्रॉप्सी क्या होता है? देखो, एक अर्जीमोन नाम की एक जंगली घास होती है। इस घास के जो बीज होते हैं बच्चों, इनकी मिलावट सरसों के बीजों के साथ हो जाती है। जब खेत के अंदर हम सरसों बोते हैं तो साथ में ये घास भी अपने आप उग जाती है, क्योंकि एक वीड्स है, ये खरपतवार है, तो ये साथ उग जाती है। और साथ उगने के साथ ही जब कटिंग होती है तो साथ साथ सरसों के बीजों के साथ ये अर्जीमोल की घास के बीज भी जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब क्या होता है कि इस प्रकार से मिलावट हो जाती है अर्जीमोल की। अब क्या होता है कि इनको जब तेल निकाला जाता है सरसों का, तो अर्जीमोल की मिलावट उसमें रह जाती है। तो यदि 3 महीने तक अर्जीमोल का तेल की मिलावट वाला जो तेल होता है, उसके उपयोग से मनुष्य के अंदर एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक एक रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है कि जो हमारी देह गुहाएँ होती हैं, मतलब जो भी हमारे इंटरनल सिस्टम है, उसके अंदर पानी भर जाता है। और पानी भर जाता है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कई प्रकार की गड़बड़ियाँ आ जाती है। इसके साथ साथ त्वचा के ऊपर बड़े बड़े से चकत्ते हो जाते हैं और हमारी जो है नाड़ी की जो स्पंदन होती है उसकी गति भी जो है धीमी हो जाती है। इसके साथ साथ सूजन पैरों से बढ़कर धीरे धीरे जांघों की तरफ, फिर हाथ में, फिर पैर पर, पैर से हाथों में, हाथों से फिर जो है चेहरे पर, धीमे धीमे ये सूजन जो है वो शरीर के पूरे शरीर के अंदर जो है बढ़ती जाती है। और इस बीमारी के बढ़ने से, देखो, इस बीमारी के बढ़ने से आँखों का रोग हो सकता है, आँखों की दृष्टि हमारी कमज़ोर हो सकती है, या फिर हमारा लीवर जो है वो वीक हो सकता है, या फिर कैंसर जैसी बीमारियां जो है, घातक बीमारियां इससे हो सकती है, या फिर हमें जो है ब्रीथिंग करने में भी दिक्कत हो सकती है। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी जो है वो इसके कारण हो सकती है। तो बाज़ार में आने वाले जितने भी तेल है, ऑयल है, उनको हमें जो है अच्छे से परख कर लाना चाहिए। ISI मार्क देख कर लाना चाहिए, एग मार्क वगैरह देख कर लाना चाहिए, हमें ध्यान से देख करके और फिर जो है उसे लाना चाहिए। नहीं तो हम यदि मिलावटी ऑयल का यदि हम उपयोग करते जा रहे हैं तो इससे हम कई बीमारियों को अपने साथ घर पर लेकर आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अर्जीमोन नामक जो एक जंगली घास है, उससे कौन सा रोग हो जाता है? एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है, जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर सूजन आती है और विभिन्न प्रकार के रोगों को भी उत्पन्न करता। अब देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की जो मिलावट होती है वो जानबूझकर भी की जा सकती है अधिक लाभ कमाने के लिए, या फिर अपने आप भी हो सकती है, या लापरवाही पूर्ण भी हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं किसी दुर्घटना के कारण भी जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की मिलावट हो सकती है।
तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए हमें जो है वो जागरूक रहना चाहिए, और किस प्रकार से हम जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट से जो है वो सुरक्षा करते हैं, इसके बारे में हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ही जागरूक रहना है। जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे तब तक जो है सेल्समैन जो है वो अपनी मिलावट करते रहेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में लाभ कमाने के लिए। तो हम जागरूक रहेंगे तो वो भी सचेत हो जाएंगे और उनके मन में भी थोड़ा भय रहेगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ताजे भोज्य पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवन करना है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि आज के युग में मिलावट एक ज्वलन समस्या बनी हुई है, और इस समस्या के निवारण के लिए सबसे पहले उपभोक्ता का शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। उपभोक्ता यानी कस्टमर, है ना। हम क्या है, उपभोक्ता हैं। जो हम सामान खरीदते हैं हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं या फिर कस्टमर कहलाते हैं। तो कस्टमर को शिक्षित भी होना चाहिए, साथ साथ जागरूक भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कम से कम परिष्कृत और प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थों का उपयोग हमें करना चाहिए। खाद्य पदार्थ जितना अधिक परिष्कृत होगा उतना ही ज़्यादा जो है उसमें मिलावट की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब जितना ज़्यादा फास्ट फूड और जितनी ज़्यादा पैक्ड फूड का हम उपयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर मिलावट की संभावनाएं ज़्यादा होगी, क्योंकि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मिलावटी पदार्थों का उपयोग करना जरूरी होता है सेल्समैन के लिए, व्यापारी के लिए। और जैसे संपूर्ण अनाज के मुकाबले में पिसे हुए अनाज में मिलावट की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि हम आटा जो यूज़ करते हैं, आशीर्वाद का आटा यूज़ करते हैं या फिर दूसरे राजभोग आटा यूज़ करते हैं, विभिन्न प्रकार के आटे पिसे हुए हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि गेहूँ जो होते हैं उसको भी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं और डायरेक्ट उसी को पीस दिया जाता है। अब उसी आटे को हम जो है पैक्ड आटा ला करके और घर में यूज़ करते हैं, तो जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अपने साथ लाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें जागरूक रह करके कम से कम परिष्कृत और प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की अधिक से अधिक तैयारी स्वयं करें, है ना। खाना हमें जो है गृहिणी को खाना हमेशा स्वयं बनाना चाहिए और साफ़ सफाई से बनाना चाहिए, है ना। सभी खाद्य पदार्थों को धो करके अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करना चाहिए। और अनाज खरीद करके, आटा पिसवा करके, और विभिन्न प्रकार के जो मसाले हम यूज़ करते हैं घर, जैसे विभिन्न प्रकार के मसाले यूज़ किए जाते हैं घर के अंदर, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, काली मिर्च है, इलायची है। तो आजकल ये पिसे पिसाए पाउडर भी मिलते हैं बाज़ार के अंदर, तो हमें इन्हें घर में ला करके पीस करके फिर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पिसे हुए लाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की मिलावट भी हो सकती है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को हमें स्वयं ही घर पर पीस करके और यूज़ करना है, या फिर स्वयं जो है वो खाद्य पदार्थों को बना करके फिर यूज़ करना है। इसके साथ साथ जब हम विभिन्न खाद्य पदार्थों को खरीदने जाएं तो हमें मानक चिन्ह को देख करके खाद्य पदार्थों को खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जितने भी तो हमें ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थों को खरीदते समय निर्धारित मानक चिन्ह देख करके, एग मार्क देख करके और ISI मार्क देख करके फिर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों आगे। देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2016 बनाया गया है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा नियमों और कानूनों और उनसे संबंधित जितने भी आदेश हैं उनको एक ही स्थान पर एकीकृत करके या फिर एक ही जगह पर इकट्ठा करके, और वर्तमान में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 हमने बनाया है, और जिसके कारण ये खाद्य पदार्थों के नियमन हेतु प्राथमिक नियम है। हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जा सकती है, तथा इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में खाद्य पदार्थों की खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार पदार्थों की सुरक्षा के लिए मानक तैयार करने और उन्हें लागू करने का कार्य भी किया जाता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के अंदर जो है के लिए जो है विभिन्न प्रकार के अधिनियम और आदेश खाद्य सुरक्षा के लिए जो है वो बनाए गए हैं। इसके अंदर जो है खाद्य मिलावट प्रतिबंध अधिनियम है 1954 के अंदर बनाया गया है। इसके साथ साथ फल उत्पाद आदेश अधिनियम जो है 1955 के अंदर बनाया गया। इसके साथ साथ जो है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1973 के अंदर बनाया गया। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947 के अंदर बनाया गया खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए, विभिन्न प्रकार के तेल से सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ खाद्य तेल पैकेजिंग अधिनियम जो है
1988 बनाया गया विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की सुरक्षा के लिए। सॉल्वेट और एक्सट्रेट ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर अधिनियम जो है 1967 में बनाया गया है विभिन्न प्रकार के जो है वो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए। अब देखिए पूर्व में प्रचलित जितने भी प्रकार के खाद्य सुरक्षा जो नियम बनाए गए हैं, जो आदेश बनाए गए हैं, इनको वर्तमान में FSSA 2006 में जो है वो समावेश किया जा चुका है ना। तो FSSA का पूरा नाम यदि हम देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। ये भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 26वें में जो है पूर्व के सभी कानून को जो है मिक्स करके और FSSA को बनाया गया है। तो बच्चों हमने आज जो है खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के मिलावटी पदार्थों से कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इनके बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2016 और इसके अलावा और भी विभिन्न अधिनियम जो बनाए गए 1954 में, 1955 में, 1973 में, 1947 में, 1988 के अंदर, इन सभी अधिनियमों के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर इन सभी अधिनियमों को समाविष्ट करके और एक बनाया FSSA अधिनियम 2006, जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम आगे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।